पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तपती रेत है पैरों में, पसीने से लथपथ है शरीर, सूरज आग की लपटें उगल रहा है, लेकिन इस महिला के हाथ रुक ही नहीं रहे हैं। पहली नजर में देखने में ऐसा लगता है मानो ये किसी मैदानी इलाके के हरे भरे खेतों के बीच का नजारा है और इस महिला किसान को अपनी कृषि संबंधी कई कार्य पूरे करने हैं। जी हां, आपके सभी अनुमान सही हैं, बस एक को छोड़कर। ये इलाका कोई मैदानी इलाका नहीं है, ये है राजस्थान का रेगिस्तान और इस रेगिस्तान को हरा भरा चमन एक नखलिस्तान बनाया है एक ऐसी महिला ने जिनके जुनून का दूर दूर तक कोई सानी नहीं। आइए मिलते हैं भारत की फार्म लेडी संतोष खेदर से। गांव बेरी, जिला सीकर, राजस्थान की मैं रहने वाली हूँ। सन 1990 में मेरी शादी हुई थी। मैं और मेरी बहन दो यहाँ शादी होकर के आई थी एक ही परिवार में। तो जो मेरे देवर थे वो तो नौकरी लग गए और ये नौकरी नहीं लगे तो इन्होंने कभी दिल्ली गए, कभी ट्रैक्टर लिया, कभी कुछ किया, अलग अलग ठोकरें खाते घूमते रहे। 2005 के अंदर इनको होमगार्ड की नौकरी इनकी लगी। जो मेरे देवर थे वो नौकरी लग गए, भाई सरकारी नौकरी लग गए। तो कहते हैं ना कि पैसे वाला अपना जो बच्चा होता है वही अच्छा लगता है, तो वो अच्छे लगने लगे। और ये होमगार्ड में थे, कमाते नहीं थे, कम मिलता था इनको। तो ये कहते मेरे 3 बच्चे हो गए, तो यही कहते भाई आपके तो 3 बच्चे हो गए हैं, आप काम करो, क्योंकि ये आपके बच्चे ही खा रहे हैं खाना, हमारे कौन से बच्चे हो गए। तो ये परिवार से भी ताना सुनने को मिलता था। तो उसके बाद मुझे 2005 के अंदर मुझे अलग कर दिया गया। तो मैं अलग हो गई और अलग होने के बाद मुझे सिर्फ 5 बीघा जमीन दी गई, ये आप इसी में कमाओ और खाओ। तो ये जो हमारी 5 बीघा बंजर भूमि थी, इसके अंदर मैं सिर्फ बरसात पे निर्भर रहा करती थी कि कब बारिश आएगी और कब मैं इसमें बाजरा बोऊंगी और कब मैं अपने बच्चों के लिए इसमें खाने के लिए अनाज होगा। अगर जब कभी बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, तो खाने का टोटा पड़ जाता था कि अब हम क्या खाएंगे। मेरे पति जब होमगार्ड में थे तो उन्होंने करौली में जाकर के एक बगीचा देखा था अनार का। तो देख करके उन्होंने यही कहा कि अनार उस पे खूब लगे हैं। तो मैंने कहा अनार ही सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने ये सुना था कि एक अनार 100 बीमार। संतोष जी ने अनार के संदर्भ में जो कहावत सुनी थी वो उनकी आर्थिक स्थिति का सटीक उदाहरण थी। पति की बेहद मामूली सी मासिक तनख्वाह और हर दिन की ढेर सारी जरूरतें। संतोष जी अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा चाहती थी जो मॉनसून पर निर्भर बाजरे की खेती से तो कतई संभव नहीं था। मैंने अनार को चुना और अनार को चुनने के बाद मैंने 5 बीघा में अपने अनार का बगीचा लगाया। तो बगीचा लगाएंगे तो बगीचे के लिए पहले हमें पानी तो करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए मेरे पास ना तो बोर था, तो मैं पानी कहाँ से डालूंगी। मेरी एक भैंस थी, मैंने भैंस पाल रखी थी कि भाई दूध भी चाहिए हमें, बच्चों को अगर परवरिश करनी है उसके लिए अब मोल कितना ला पाएंगे। पति की इनकम थी वो 3000 रुपए थी, तो 3000 से बोर खुदता नहीं है। तो ये सोच करके मैंने अपनी भैंस को 20,000 रुपए में बेचा, क्योंकि मेरी 40,000 रुपए की भैंस थी। तो ये करके मैंने ट्यूबवेल खुदवाई। उसके बाद मेरे पति बीमार हो गए। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। भारत की इस फार्म लेडी ने रेगिस्तान के बंजर हिस्से में अनार का बगीचा लगाने का निर्णय लिया था। और जब निर्णय इतना चुनौतीपूर्ण था तो मुश्किलों की क्या हद हुई होगी। अपने जेवर बेच दिए, अपनी भैंस बेच दी। मेरे पति बीमार हो गए। उसके बाद मेरे पास इन पानी देने के लिए इंजन सेट था। इंजन सेट से ऐसे तो सिंचा नहीं जाएगा, उसके लिए हमें डीजल चाहिए।
तो पहले तो मैं पूरे दिन तो घर घर घूमा करती कि भाई आप अपना राशन कार्ड मुझे दे दो, क्योंकि ब्लैक में लेके आएंगे तो डबल पैसे लगेंगे। तो कभी तार के नीचे से निकलती तो मेरे ओढ़नी फट जाती, कभी किधर से निकलती। तो वो यही कहते, अरे वाह तू कैसे पेड़ लगा रही है, कैसे तेरी ओढ़नी फट जाती है, कैसे तू मांग रही है। हमारा 3 किलोमीटर गांव पड़ता है, तो वहां से लाइन में लगे रह करके वो डीजल था वो मुझे लाना पड़ता था, केरोसिन। क्योंकि उस समय मेरे पति जो थे सुबह तो होमगार्ड की नौकरी पे चले जाते, तो फिर आके कहाँ से केरोसिन लेके आएंगे। तो मैं जो 20 लीटर का जो ड्रम था वो मैं लेके गाँव में जाती और वही मैं डीजल भरवा के और मैं अपने सर पे ढोया करती, ताकि मुझे 10-15 दिन तो कहीं से पानी मांगना नहीं पड़े। वक्त संतोष जी की परीक्षा ले रहा था। एक समस्या का समाधान होता तो दूसरी उससे बड़ी सामने खड़ी होती। अनार के बाग के इस सपने को पूरा करने में जहां चुनौतियां कम नहीं हो रही थीं, वहीं संतोष जी हार मानने को तैयार नहीं थी। तो बीमार होने के बाद मुझे ये पेड़ भी लगाए, तब भी मुझे पैसा उधार लेना पड़ा था ब्याज पे। तो कई लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि अरे भाई ये लोग तो पैसा खा जाएंगे। तो ये ताने सबसे सुनने पड़ते थे। ये ताने सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, भाई कैसे हम इन पैसों को चुका पाएंगे, कैसे बच्चों की परवरिश कर पाएंगे। तो ये सुन करके रोना आता था। लेकिन जब मैंने पेड़ लगाए तो पेड़ लगाने के बाद मुझे 2008 में मैंने पेड़ लगाए और 11 में जब इनसे इनकम शुरू हुई। सफलता की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, तभी उसका स्वाद आता है। लक्ष्य के लिए ऊंचे प्रयास चाहिए, साथ में धीरज और आस भी चाहिए। संतोष जी ने 3 सालों के अपने अथक परिश्रम और धैर्य से जो बाग लगाया था, अब उसमें फल आने की बारी थी। क्या उम्मीदों से भरी संतोष जी अपने प्रयासों के नतीजों के लिए तैयार थीं? रात दिन मैं इसी में मेहनत करती रही। सुबह अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल में भेजती और आने के बाद मेरे बच्चे भी मेरा पूरा सहयोग करते। 2008 में मैंने पेड़ लगाए और 11 में जब इनसे इनकम शुरू हुई तो मुझे 3 लाख रुपए मिले। एक किसान को अगर 3 लाख रुपए मिलते हैं तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो जो लोग मुझे पहले ताने दिया करते थे, पहले मैंने उनका कर्जा चुकाया ताकि वो हमें बोल ना पाए, क्योंकि मैं इसमें रसायन नहीं डालना चाहती थी। उसके लिए मैंने जैविक खेती को अपनाया था, क्योंकि जब मेरे पास इतने पैसे अगर खाने के लिए नहीं है तो उस जहर के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। ये लेकर के मैं अपने बच्चे जब स्कूल में आते थे मेरे, तो उनको मैं लेकर के, हमारे पास बंजर भूमि थी, उसमें जा करके आकड़े हैं, नीम है, उनको काट के लाती मैं घर पे और उनका पेस्ट बनाती। और फिर मैंने एक देसी गाय बसाई अपने घर पे। तो देसी गाय का जो गोमूत्र था उसका मैंने स्प्रे के लिए काम में लिया और जीवामृत बनाने के काम में लिया, और डिकम्पोजर भी मैंने साथ साथ बनाया, ताकि मैं अपने पेड़ों में दे सकूं, ताकि मेरे पेड़ जो है वो स्वस्थ रहे। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिरवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। संतोष जी के जीवन में जब संघर्ष था तो बेहिसाब था, और जब सफलता मिलनी शुरू हुई तो वो भी आशातीत। कभी डीजल लेने के लिए सुबह से शाम तक परेशान होने वाली संतोष जी आज कुछ ऐसा पा चुकी हैं कि उनके बाग में डीजल की जरूरत ही खत्म हो गई। हमारी जो सरकार है वो किसान भाइयों को सपोर्ट पूरा कर रही है, क्योंकि पहले मेरे पास ड्रिप सिस्टम नहीं था। मैं पानी पाइप से डालती थी तो क्या है, पानी भी व्यर्थ जाता था और खरपतवार भी ज्यादा होती थी। तो ये सोच करके मैंने ड्रिप सिस्टम लगाया, उस पे मुझे 70% सब्सिडी मिली थी। और फिर मेरे पास लाइट कनेक्शन भी नहीं था, इंजन सेट था, तो 13 के अंदर मुझे ये सौर ऊर्जा मुझे मिली, उस पे भी मुझे 80% सब्सिडी मिली थी। तो उससे मैं बहुत खुश हुई कि भाई एक किसान को अगर इतनी सब्सिडी मिलती है। सिर्फ मेरे उस समय 60,000 रुपये लगे थे। किसान के पास इतने ही पैसे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और ये देख करके धीरे धीरे जो मेरे किसान भाई थे दूर दूर से आने लगे और कहते हैं ना कि कहाँ हम इन पेड़ों को लगाएंगे। तो मैं उन माता बहनें मेरे पास खूब आई, क्योंकि उन्होंने जब मेरा एक वीडियो वायरल हुआ उसमें टीवी पे अखबार पे उन्होंने मुझे देखा कि मैं किस तरह से खेती में काम कर रही हूँ, तो वही माता बहनें बच्चे और जो युवा किसान थे वो भी सब मेरे पास आने लगे। उन्होंने यही कहा कि आप इस बंजर भूमि में अगर इतना सब कुछ कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। पिछले 5 साल से ज्यादा सालों से संतोष जी दिन रात अपने अनार के बागों को संवारने में जुटी हुई थी। पिछले 5 सालों के ना तो उन्हें संघर्ष याद थे और न ही इतने कड़े परिश्रम के पश्चात मिलने वाली सफलताएं उनके सिर पर कभी चढ़ी थी। पिछले 5 सालों में जो सबसे बड़ा बदलाव संतोष जी के व्यक्तित्व में आया वो था उनका आत्मविश्वास, और इसी आत्मविश्वास के चलते उन्होंने अपने पति से एक ऐसा कदम उठाने को कहा जिसके दूरगामी परिणाम हुए। मेरे पति जो थे 2013 के अंदर मैंने अपने पति से यही कहा कि भाई हम अगर खेती में अपना इतना काम करेंगे, आपको होमगार्ड में 6,000 रुपए मिलते हैं, अगर अपने खेत में हम लगे रहेंगे तो हम 20,000 रुपए का काम करेंगे। ये करके मैंने 2013 में अपने पति को होमगार्ड की नौकरी से रिजाइन दिलवा दिया था। उसी के साथ बाद में फिर मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, हम सब पूरा परिवार लगे रहे और इसके अंदर हम अपनी खेती के अंदर ही लगे रहे। और ये लगे रहने के बाद हमने यही सोचा कि क्यों ना हम इसको आगे बढ़ाएं। तो आगे बढ़ाने के लिए हमने यही प्लान किया कि जो हमारा जो अनार था उसकी हमने कलम काट करके और उनके छोटे प्लांट बनाने शुरू किए, क्योंकि मैं चाहती थी कि हमें कहीं जाना नहीं पड़े। नौकरी के लिए अगर बाहर जाएंगे ठोकर खाएंगे तो वही पहले जैसी कंडीशन वापस आ जाएगी। एक हमें अगर 11 में 3 लाख मिले हैं तो धीरे धीरे फिर मेरी 5 लाख मिले मुझे उन्हीं फलों से। उसके बाद मैंने अपने खेत में मौसमी है, नींबू है, अमरूद है, सेब है, चिक्कू है, हर वैरायटी के प्लांट लगाए ताकि मुझे इनकम और ज़्यादा मिल सके। ये लगाने के बाद मैंने इन्हीं से मदर प्लांट बनाना शुरू कर दिए, ताकि मैं इन जो किसान भाई मेरे पास आते थे जब उन्होंने अनार लगाए थे तो उन्होंने यही कहा कि मैडम आपके जो अनार लग रहे हैं ये बिल्कुल कलर में लाल है, सिंदूरी कलर है, लेकिन हमारे पास जो है वो बिल्कुल हरा है। तो मैं एक किसान होने के नाते उन किसानों का जब वो दुख सुनती थी तो मुझे रोना आता था कि भाई गरीबी होती है वो किसान के लिए कितनी मुमकिन के लिए बराबर है। तो ये सोच करके मैं, वही किसान भाई कहते थे कि हमें भी आप जैसे प्लांट चाहिए, तो मैंने उन्हीं अनारों के जो प्लांट थे वो तैयार किए और उन्हीं किसान भाइयों को दिए जो मेरी तरह रो रहे थे कि भाई हमने पेड़ तो लगा लिए लेकिन 5 साल में उनसे उत्पादन नहीं मिला और आज उन्हें काटने पड़ रहे हैं। 2016 में संतोष जी के बागवानी के सफर में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिससे उनके अब तक के जीवन संघर्ष का फल एक बार में उन्हें प्राप्त हो गया। अपने कृषि अनुभव के आधार पर वो कुछ ऐसा कर गुजर गईं कि सारी दुनिया ने उनकी बागवानी का जादू माना। 2016 में मुझे एक प्लांट एप्पल का मिला था, इनोवेशन के दौर पे आया था अहमदाबाद से।
तो उसको मैंने एक पॉलीथीन में लगाया और पॉलीथीन में लगाने के बाद उसमें मैंने अपनी ज़मीन में लगाया। तो कहते हैं ना कि एप्पल सिर्फ जम्मू में होता है, कश्मीर में होता है, अपने यहाँ रेगिस्तान में नहीं हो सकता। लेकिन वो एक ऐसा एप्पल मैंने अपने यहाँ तैयार किया है जो 50 डिग्री टेम्परेचर पर हमारे राजस्थान में हो रहा है और तीसरी साल उस पर प्रोडक्शन हो रहा है। पहली साल में उसके 15-20 किलो आएंगे एप्पल और उसके बाद तीसरी साल 25 किलो 30 किलो ये करके उस पर एवरेज समथिंग 50-60 किलो तक का बढ़ जाता है। और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है वैसे वैसे उस पर फल ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो जो हमारे रेगिस्तान में हर तरफ से जो किसान भाई आए, अधिकारी गण आए, उन्होंने यही देखा कि हमारे रेगिस्तान में आपने तो जम्मू कश्मीर को भी फेल कर दिया, क्योंकि वहाँ पे तो सर्दियों के टाइम पे फल आते हैं एप्पल के, और आपने तो राजस्थान में जून के महीने में एप्पल तैयार कर दिया। तो इसके बराबर आपको क्या कहें। तो ये सोच करके मैंने अपने पास जो एप्पल थे उन्हीं की पौध बनाना शुरू की। तो वो पौध आज मेरी जो ऑल इंडिया में जा रही है, और ऑल इंडिया में जाने के बाद हमारी जो मैंने ये नर्सरी तैयार कर रखी है, ये पूरी हमारी रजिस्टर्ड है। तो ये इससे यही फ़ायदा है कि कहीं पे ऑल इंडिया पे कहाँ पर भी कोई भी किसान भाई अगर ये पेड़ लगाता है तो उसे सब्सिडी मिलती है। किसी ने यही कहा था कि किसान जो हमारी खेती है ये घाटे का सौदा है, लेकिन मैंने इसको सही नहीं होने दिया। ये हमारी खेती है, ये घाटे का सौदा कभी नहीं है, क्योंकि हम अपनी खेती में इतना कमा सकते हैं कि जितना हम सरकारी नौकरी में भी नहीं कमा सकते। क्योंकि सरकारी नौकरी में तो क्या होता है कि हमारी इनकम बंधी हुई होती है और हम अपनी खेती में जितनी मेहनत करेंगे उतना हम कमा पाएंगे। सबने ये कहा कि हमारी जो आय है वो हम खेती से ही दोगुनी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं, हम दोगुनी नहीं, खेती से हम अपनी आय को चौगुनी कर सकते हैं। बस ये हमारी जो खेती है ये हमारी मेहनत मांगती है। तो कोई किसान ऐसा नहीं है कि खेती में अपनी में मेहनत नहीं करता। और मैं ये कहूँगी कि बहुत सी माताएं बहनें हैं वो घर पे बैठी रहती हैं, चूल्हे चौके में रह जाती हैं। वो कहती हैं फिर सिर्फ हमारा तो चूल्हे चौके का काम है। तो उनका ये काम ही नहीं है चूल्हे चौके का, क्योंकि वो आगे बढ़ कर के इतना काम कर सकती हैं कि वो अपना नाम कमा सकती हैं। जब मैं शुरुआत में थी तो मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि सब यही कहते थे कि भाई ऐसे ही कर रही है, अनाज कर रही है, बस बच्चों को पढ़ा रही है, कोई नाम नहीं था। लेकिन आज मैं आपको अगर हकीकत में बताना चाहूँ कि इसी ज़मीन में मैंने अपना इतना नाम कमाया है। कहते हैं ना कि पैसा हर कोई आदमी कमा सकता है, लेकिन नाम नहीं कमा सकता। वो नाम मैंने अपने इस खेती में कमाया है, और नाम भी कमाया है, और मैंने इस खेती में अपने यहाँ दाम भी कमाए हैं। तो मैं हर एक महिला से यही कहूँगी कि महिलाएं आगे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, क्योंकि वो अपनी 1 बीघा में भी अपनी इतनी इनकम कर सकती हैं कि किसी अपने आदमी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगी वो, और वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली
और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। आज पहले से हमारे देश में इतनी इनकम हो रही है और इतना अनाज हो रहा है और हर तरह के जो फल है वो हमारे उत्पादन हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे ये जो प्रोडक्शन मिल रहा है फलों का, ये एक ऐसा है कि हम इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं। ये जो हमारी अनार है, इसका यही है कि उसकी जो साइज है वो हमारी आधा किलो से भी ऊपर जाती है, 700 ग्राम तक की ये होती है। और इसकी ये होती है कि ये अगर हम तोड़ करके 1 महीने तक इसको नीचे रखेंगे तो वो खराब नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ इसका यही फायदा है कि इसमें हम रसायन नहीं डालते, इसको हम जैविक तरीके से तैयार करते हैं। इसमें गाय का गोबर है, ये हम गड्ढे में तैयार करके नीम, आग, धतूरा 5 फुट का गहरा करके और उसको फिर एक बार पानी से भर देते हैं। फिर उसको 6 महीने तक उसको ढकेंगे गोबर को, तो ताकि वो अंदर ही अंदर अपने ताकत से वो सड़ के तैयार हो जाएगी। उससे जो हमारी ये दीमक है वो नहीं लगेगी। वो हम अपने पेड़ों में हर साल 60-60 किलो, 70-70 किलो एक पेड़ में हम खाद डालते हैं, ताकि उनकी जो खाने की शक्ति है वो पूरी रहे और जो हमारा पेड़ है वो भी इतना ग्रोथ करता है और जो फल की साइज है वो भी बिल्कुल आती है। और ये पहले मेरे पास जो अनार के पेड़ थे वो यहाँ छाया में रहा करते थे, तो हम धीरे धीरे अपने ही खेती में नए नए नवाचार करते हैं। तो उनके जिन पेड़ों की हमने कटिंग की थी उन फलों की साइज तो हमारी 800 ग्राम, 700 ग्राम, 400 ग्राम से नीचे नहीं गई। और जिनकी हमने कटिंग नहीं की उनकी साइज थी वो 200-300 ग्राम तक ही आई। तो हमने यही सोचा कि जिनकी कटिंग की है, जिन पे छाया नहीं लगी, धूप आई है, और जो कच्ची फुटान हमने काटी है उसकी जो खुराक थी वो सीधी फल पे मिली है, तो इसलिए वो जो हमारा फल था उसकी साइज भी ज़्यादा हो गई। तो हमने हर पेड़ को जैसे फल आने के बाद जो ऊपर कच्ची फुटान जाती है उसको हम काट देते हैं, ताकि उसकी खुराक हमारे फल को मिलती रहे और वो फल की साइज हमें ज़्यादा मिले। तो इनकम हमारी इतनी होती है कि मैंने 3000 रुपये देखे थे अपने पति की नौकरी के, लेकिन 3000 से लेकर के पहले शुरू में 3 लाख रुपए मुझे मिले, उसके बाद मुझे 6 लाख रुपए मिले फलों से। फिर मैंने हर एक वैरायटी के पेड़ तैयार किए और उन्हीं की इनकम मैंने मदर प्लांटों से भी शुरू कर दी। तो आज हमारी वो इनकम थी वो 30 लाख रुपए तक बढ़ गई है। संतोष जी ने अपनी सूझबूझ और व्यापक सोच का परिचय देते हुए अपने समधियों को ऐसे सूत्र में बांधा कि पूरे सीकर जिले में उनकी समझदारी के चर्चे आम हैं। तो आज जो मेरी बेटियां हैं, आज वो मेरे लिए गर्व है, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया है। और जब मैंने उनकी शादी की तो शादी में मैंने उनको मैंने दहेज नहीं दिया, क्योंकि मैंने उन्हें पेड़ दिए ताकि जो समधी जी थे वो भी आगे बढ़ सके और अपनी इनकम कर सके। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी में 551 पेड़ समधी जी को दिए थे, और जो बाराती आए थे उनको मैंने 2-2 पेड़ दिए, एक नींबू का और एक अनार का। तो जो आज बाराती हैं वो मुझे याद कर रहे हैं कि अगर ऐसी बारात हमें दोबारा मिल जाए तो हम अपने खेत में बगीचा तैयार कर सकते हैं। और जो मेरे समधी जी थे उनकी ज़्यादा इनकम नहीं थी, लेकिन जब से मैंने उनको पेड़ दिए थे तो उन्होंने पेड़ लगा करके आज वो बागवानी कर रहे हैं, आज वो लाखों में कमा रहे हैं। जब मैंने दूसरी बेटी की शादी की तो उसे भी मैंने यही पेड़ दिए, तो आज वो सबके सब सर्विस वाले हैं। जब वो नौकरी करके घर पे आते हैं वो सोते नहीं है, वो उन्हीं पेड़ों में लग जाते हैं। उन्हें निराई गुड़ाई करना है, पानी देना है, संभालना है, वो सब कुछ करते हैं। मेरा भी एक सपना था कि कभी मैं एरोप्लेन में बैठूं, तो वो सपना मेरी खेती ने आज मुझे यह सपना मेरा साकार किया है। और मैं 2018-19 में मुझे कोलकाता में बुलाया गया, जब उन्होंने ये कहा कि आपकी एरोप्लेन में टिकट बुक करवा दी गई है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैं एरोप्लेन में बैठ पाऊंगी। मेरे ऊपर एक टेलीफिल्म बनी और वो बॉम्बे मुझे बुलाया गया, उसी समय मुझे एरोप्लेन में उसी बॉम्बे में मुझे बुलाया गया, तो मैं 2 बार एरोप्लेन में बैठ चुकी। तो एक किसान के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो कैसे आगे बढ़ पाएगी। और एरोप्लेन में बैठना तो उसका सपना कभी साकार नहीं होता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर खेती में हम काम करके हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जब भी मेरे यहाँ कुछ भी वीडियो वाले आते हैं, पिक्चर वाले आते हैं, तो मैं अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ तो मेरी मम्मी दौड़ी दौड़ी आती है
कि आज मेरी बेटी ने नाम कमाया है। क्योंकि परिवार वालों को इतना दुख होता है कि उनकी बहन गरीब रहे या उनकी जो बेटी है वो गरीब रहे। तो सबसे आज मैं आपको ये बता दूं कि मेरे बीच आज मेरी माँ नहीं है। अगर आज उनको ये पता होता तो आज वो मेरे पास दौड़ी दौड़ी चली आती। संतोष जी के अंदर कुछ भी हासिल कर लेने का जो जज्बा है वो उनकी माँ की देन है। संतोष जी की माताजी भी एक कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व की महिला थी। परिस्थितियों के आगे कभी घुटने ना टेकना और अपने धैर्य को हथियार बनाकर लड़ते रहना संतोष जी ने अपनी माँ से ही सीखा है। बच्चों से ज्यादा परवरिश इन पेड़ों की होती है। क्योंकि हमारा जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से बच्चा रोता है तो हमें ये पता लगता है कि बच्चा भूखा है, वो रो रहा है। लेकिन पेड़ तो कभी रो भी नहीं सकता, रोता नहीं है। तो हम जब सुबह उठते हैं तो इन पेड़ों को देखते हैं, हर एक पेड़ के पास जाकर के उनको देखते हैं कि वो आज भूखा है या प्यासा है। तो हमें पेड़ों की परवरिश बच्चों से ज्यादा करनी पड़ती है। संतोष देवी जी मेरी माताजी हैं। जब भी हम कॉलेज के अंदर जाते थे तो हमारे जो साथ के लड़के रहते थे वो टीचर्स को बोलते थे कि हमारे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, हमारे टीचर है, हमारे फादर साइंटिस्ट है। और जब टीचर हमसे पूछते थे कि आपके पिताजी क्या करते हैं तो हमें शर्म आती थी किसान बताते हुए। जब हम हमारी माताजी को खेती करते हुए देखते थे तो हमें बड़ा दुख होता था कि ये इसमें खेती कर रहे हैं और इनकम कुछ हो नहीं रही तो क्यों नहीं इसको छोड़ दे हम। लेकिन माताजी ने अपना हौसला नहीं खोया और वो धीरे धीरे मेहनत करते हुए इस मुकाम तक पहुंची कि उन्हें स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के अवार्ड भी उन्हें मिले। तो उन माताजी से हमें प्रेरणा मिली कि अगर हम खेती के अंदर खुद हम मेहनत करेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ही हम पैसा इसके अंदर कमा सकते हैं। तो ये पूरी देन हमारी माताजी की। अगर माताजी इसको बाग को शुरू नहीं करते तो आज हम इस मुकाम पे नहीं होते और हमारी जो 1 बीघा वो 1 एकड़ बंजर जमीन है वो आज भी बंजर ही रहती। लेकिन माताजी की बदौलत है कि आज इसको हरा भरा कर दिया और हमारे जीवन को भी माताजी ने हरा भरा कर दिया। मेरा नाम रेणु है, मैं संतोष जी की बहू हूँ। मैं भी उसके साथ खेत में काम करना चाहती हूँ। मैं भी उसकी तरह ही आगे बढ़ूंगी। बात पर्यावरण संरक्षण की हो, जलवायु परिवर्तन की हो, रासायनिक उर्वरकों के सतत इस्तेमाल से बंजर हो रही हमारी धरती माँ को बचाने की हो या महिलाओं की खेती में भागीदारी बढ़ाने की हो, संतोष जी के पास हर मुद्दे के लिए एक खास किस्म की सकारात्मक सोच है। और इसी सोच के चलते भारत की फार्म लेडी संतोष खेदाड़ आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी हैं जहां वो न सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए रोल मॉडल हैं बल्कि देश के हर उस नौजवान के लिए एक मिसाल हैं जो जीवन में खेती जैसे चुनौतीपूर्ण व्यवसाय में कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में संजोए बैठे हैं।